दोस्तों आज अप्रैल 2026 में जो यूएस और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है ना, उस पर हमें गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। हमने ISW, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर, CFR और एक द एकेडमिक जर्नल की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सोर्सेज में काफ़ी लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल बातें मौजूद हैं। बिल्कुल। और हम किसी भी आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को ढूंढना और इन मुद्दों को समझना है। सही कहा। तो अगर हम इस क्राइसिस को देखें तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बची है। वही तो, ये मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के हर एक हिस्से को बुरी तरह हिला रहा है। हाँ, और किसी भी संकट को समझने के लिए उसके आर्थिक असर को देखना जरूरी होता है। बिल्कुल। खासकर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जैसा रास्ता बंद हो जाए। राइट, यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। मतलब मैं इस रास्ते को एक आम समुद्री पट्टी नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की न जुगला वेन या मुख्य नस मानता हूं। रोज वहां से 20 मिलियन बैरल तेल और लगभग 20% ग्लोबल LNG गुजरती है। हाँ, और उसी का नतीजा है कि तेल अब $102 पर बैरल के पार चला गया है। पर यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। ऐसा क्या मिस कर रहे हैं? देखिए, तेल का महंगा होना सिर्फ एक लक्षण है। असली शौक है यूरिया या फर्टिलाइजर की सप्लाई का टूटना। यूरिया की कीमतें 52% बढ़ गई हैं। बाप रे, 52%! ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इस एकाएक बढ़ोतरी की वजह से दुनिया भर में करीब 45 मिलियन नए लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। वेट, 45 मिलियन! ये तो बहुत डराने वाला नंबर है। पर यहाँ मेरा एक सवाल आता है। अगर युद्ध अमेरिका लड़ा रहा है तो इसका सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान एशिया को क्यों हो रहा है? आपका मतलब जैसे इंडिया या जापान को? हाँ, मतलब ये लॉजिक थोड़ा समझ से बाहर है। उसको ऐसे समझिए कि अमेरिका ना पिछले कुछ सालों में एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है। उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एशिया पूरी तरह इन्हीं गल्फ रूट्स पर निर्भर है। ओह, अच्छा। तो इसीलिए जब सप्लाई रुकती है तो झटका हमें लगता है। चलिए अब इस पूरी स्थिति को थोड़ा अनपैक करते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अचानक बंद क्यों हुई? हाँ, जबकि शुरू में तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आराची ने बयान दिया था कि रास्ता खुला रहेगा। वही तो, अचानक क्या बदल गया? ये बाहरी युद्ध से ज्यादा ना ईरान के अंदर चल रहे पावर स्ट्रगल का नतीजा है। वहां के IRGC कमांडर अहमद वहीदी ने अचानक से पॉलिटिकल लीडर्स को दरकिनार कर दिया है। मतलब आराके जैसे लीडर्स को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। उन्होंने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके सीधा पोर्ट्स पर फिजिकल कब्जा कर लिया। और यही वजह है कि इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता चल रही थी वो फेल हो गई। अरे हाँ, क्योंकि US ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स से नेगोशिएट कर रहा था जिनके पास अब असल में जमीनी पावर ही नहीं बची थी। सही पकड़ा आपने। US की डिमांड थी कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बने और स्ट्रेट खुले, जबकि ईरान चाहता था कि उन पर लगे सैंक्शंस हटाए जाएं। वही तो डेडलॉक का पॉइंट था। जब वहीदी जैसे हार्ड लाइनर्स के हाथ में पावर आई तो नेगोशिएशंस का रास्ता ही बंद हो गया। तो जब बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई तो आगे क्या हुआ? उसके बाद ही तो ये ब्लॉकेज शुरू हुआ होगा ना? हाँ, अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो US ने एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। उनकी पॉलिसी सिंपल है कि ऑयल फॉर ऑल और ऑयल फॉर नन। पर बहुत ज्यादा। पहले ही दिन US की एक ट्रैजिक स्ट्राइक में एक ईरानियन स्कूल में 175 लोग मारे गए। ये बहुत ही दर्दनाक था। बाप रे! और इसका असर तो बॉर्डर्स क्रॉस कर रहा है। मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि लेबनान में भी एक फ्रेंच यूनिफिल पीसकीपर की मौत हुई है। हाँ, और उसके तुरंत बाद US ट्रेजरी ने इराकी मिलिशिया लीडर्स पर भी सैंक्शंस लगा दिए। ये कॉन्फ्लिक्ट अब बस ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा है। तो इस सब का निचोड़ यही निकलता है कि ये क्राइसिस अब सिर्फ तेल का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल स्टैगफ्लेशन और फूड सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। बेशक, हर किसी की रसोई से लेकर ग्लोबल मार्केट्स तक इसका असर साफ दिख रहा है। खाने की थाली से लेकर खेत के यूरिया तक हर चीज इस चोक पॉइंट में फंसी हुई है। बिल्कुल। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के खुद सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह खतरनाक और बंद रहा तो क्या ये संकट पूरी दुनिया को हमेशा के लिए नए ट्रेड रूट्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से आगे धकेल देगा? क्या इस युद्ध के बाद इस मैरीटाइम चोक पॉइंट की भौगोलिक ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इस नए आयाम पर जरूर विचार कीजिएगा।